नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे मक्का की खेती के बारे में, यानी कल्टीवेशन ऑफ मेज। मक्का की खेती से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी के बारे में जानकारी देंगे आप सभी को, और एक ही वीडियो ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होगी, जिसमें हम मक्का की खेती से रिलेटेड उनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे बीज दर, इसका वैज्ञानिक नाम और उत्पत्ति स्थान, कहाँ पे ज़्यादा इसकी उपज होती है विश्व में और अपने इंडिया में, इन सब से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो क्लास में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए चलते हैं क्लास की ओर और डिटेल में चर्चा करते हैं। मक्का की खेती। मक्का का वानस्पतिक नाम जिया मेज है, और अगर इसकी कुल यानी फैमिली की बात करें तो इसका कुल फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी के अंतर्गत ही आता है। अब बात करेंगे हम इसके महत्व एवं उपयोग के बारे में। मक्का की खेती की अगर बात करें तो मक्का की खेती देश विदेश में बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है, तथा अगर हम बात करें भारत की तो भारत में मक्का की खेती दाने के लिए तथा भुट्टे के लिए एवं हरे चारे के लिए की जाती है। अगर मक्का में पोषक तत्वों की बात करें तो 10% प्रोटीन और 70.3% कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है, तथा 1.2% खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तथा इसके उपयोग की अगर बात करें तो मक्का से स्टार्च, शराब, ग्लूकोज, रंग, प्लास्टिक तथा कागज़ आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं आगे। ये जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की, यानी इसके ओरिजिन सेंटर की। मक्का के उत्पत्ति स्थान यानी जन्म स्थान की अगर बात करें, मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका या मैक्सिको माना जाता है। तथा अगर इसके भारत में बात करें कि भारत में मक्का का आगमन कैसे हुआ, तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में मक्का के बीज भारत में लाए गए। अब बात करते हैं मक्का के क्षेत्रफल एवं इसके उत्पादन की। तो विश्व में अगर बात की जाए तो मक्का की खेती अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैक्सिको में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अर्जेंटीना, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इटली तथा भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और भारत के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद मंडल में इसकी खेती बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। किसी भी फसल के उत्पादन की अगर बात करें तो जलवायु बहुत बड़ा रोल होता है जलवायु का उस फसल के उत्पादन में। तो मक्का के जलवायु के लिए मुख्य रूप से गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है इस फसल को, तथा इसके अंकुरण एवं वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60 to 70% आपेक्षिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जिससे यह फसल बहुत ही अच्छी होती है। भूमि का पीएच। भूमि के पीएच की अगर बात करें तो मक्का की खेती के लिए 6 से 7 पीएच वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें इसकी खेती बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम मक्का की नवीनतम जो प्रजातियां हैं उनके बारे में। वैसे तो अगर बात करें तो वैरायटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, तो उनके लिए हम बात करते हैं। तो अगर संकर मक्का की बात करें तो HHM1, HHM2, मक्का 3 कोहिनूर, PAC 9703, 9112, 9747, DMH 02, ये मक्का की संकर प्रजातियां हैं। संकुल प्रजातियां अमर, NSC 6004, नर्मदा मोटी, जवाहर, मक्का 216, ये मक्का की संकुल प्रजातियां हैं। ये भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। अब हम बात करते हैं मक्का की कुछ विशेष किस्मों के बारे में, जिनके लिए मक्का की खेती की जाती है बड़े पैमाने पे। तो नंबर 1 पे है स्वीट कॉर्न, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पसंद करते हैं। इसकी वैरायटी है माधुरी, प्रिया तथा पॉपकॉर्न। ये पर्ल वैरायटी है इसके लिए। बेबी कॉर्न, गोल्डन बेबी, शक्ति, VL, बेबी कॉर्न 1, ये इसकी स्पेशल वैरायटीज़ हैं। तथा अधिक प्रोटीन देने वाली प्रजातियों की अगर बात करें तो शक्ति एक अधिक प्रोटीन देने वाली प्रजाति है। रतन, प्रोटीना,
प्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीना, ये एक प्रोटीन युक्त किस्म है मक्का की। अब हम बात करते हैं मक्का के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो पहली जुताई मिट्टी प्लॉट हल से करने के बाद में 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो या फिर रोटावेटर का प्रचलन आजकल ज़्यादा है, तो उससे इसकी तैयारी करनी चाहिए, जिससे खेत बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। बात करते हैं सीड रेट की, यानी मक्का के बीज दर की। संकर प्रजातियों में अगर बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, तथा अगर संकुल प्रजातियों की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर आवश्यक होता है। अब बात करते हैं हम मेज़ के टाइम ऑफ सोइंग की। तो मिड जून से लेकर स्टार्टिंग जुलाई तक इसकी बुआई बहुत ही सही तरीके से की जा सकती है, बोने के लिए ये सही समय है। अब बात करते हैं कि मक्का की बुआई के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हल के पीछे कूड़ों में बोना। खेत में कूड़ बना लिए जाते हैं ऐसे तब कूड़ों में बो दिया जाता है, तथा मेज प्लांटर द्वारा, ये एक मशीन है, और डिबलर विधि द्वारा, जैसे आलू की बुआई पोटैटो सीड प्लांटर से होती है, वैसे ही डिबलर द्वारा इसकी बुआई की जाती है। तथा नंबर 4 पे है छिटकवा विधि। छिटकवा विधि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन यह अवैज्ञानिक तरीका है, पर हम आपको बता दें क्योंकि ये दिया हुआ है बुक में, बताना ज़रूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, खाद एवं उर्वरक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। क्योंकि जब तक पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तब तक पौधों की बढ़ एवं बढ़वार अच्छी नहीं होगी और फसल अच्छी नहीं होगी। तो अगर आपने संकर प्रजातियां बुआई के लिए प्रयोग की हैं तो उसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। तथा अगर आपने संकुल प्रजातियां बोई हैं तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होगी। तथा अगर आपने देसी प्रजातियां लगाई हैं तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे सारी मात्रा प्रति हेक्टेयर में दी हुई है। अब बात करते हैं मक्का में सिंचाई। जैसे सबको पता है कि पानी के बिना जीवन अधूरा है, वैसे ही फसलों को भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब तक सिंचाई या खाद पानी ये नहीं मिलेगा फसल को, तो इसकी वृद्धि और बढ़वार अच्छी नहीं होगी। तो मक्का में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, तथा 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 सिंचाइयाँ कर दो पर्याप्त होती है। अब बात करते हैं हम कि मक्का खेत में निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इसके 3 तरीके होते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। तो ज़्यादातर लोग केमिकल का यूज़ करते हैं, तो हम भी आपको केमिकल का ही बता रहे हैं। अगर आप फिजिकली तरीके से खेत की निराई गुड़ाई करते हैं तो आपको 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। और अगर आप केमिकली तरीके से खरपतवार को दूर करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो टाइफाजिन या फिर एट्राजिन अथवा 50% WP सिमेजिन नामक रसायन की 1.5 किलोग्राम मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मक्का के प्रमुख कीट, रोग तथा उनका नियंत्रण। तो सबसे पहले सबसे हानिकारक कीट है तना बेधक यानी स्टेम बोरर। इसके बारे में हम बात करते हैं तथा इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे और इसके उपचार के लिए क्या विधि अपनाई जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक ऐसा कीट है जिसमें मुख्य रूप से कीट की सूड़ी या लार्वा पौधों को हानि पहुंचाता है, या पहले पत्तियों को काटता है, छोटे छोटे छिद्र बनाता है, तथा फिर पत्तियों के सहारे यह तने में प्रवेश कर जाता है और इसके प्रकोप से जो नई पत्तियां उत्पन्न होती हैं वो भी सूख जाती हैं। और इसके अधिक प्रकोप होने पर यह भुट्टों या दानों में भी चला जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है फसल को। तथा इसके उपचार के लिए बुआई के 10 से 15 दिन पर 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 EC को लगभग 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। यह रोग शांत हो जाएगा, कीट का प्रकोप कम हो जाएगा। अब बात करते हैं पत्ती लपेटक यानी लीफ रोलर। यह फसल में कम संख्या में लगता है, किंतु कभी कभी खतरनाक रूप धारण कर लेता है और पत्तियों को अंदर ही अंदर खा जाता है। तथा इसके उपचार के लिए भी इंडोसल्फान 35 EC की 1 लीटर मात्रा को 1000 से 1200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। अब बात करते हैं हम फुदके यानी ग्रास हॉपर की।
यह भी बहुत भयंकर कीट है। इसके जो छोटे शिशु होते हैं तथा प्रौढ़ दोनों पत्तियों को खा जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए लिंडेन 1.3% का चूर्ण या फिर एल्ड्रिन 5% की धूल को 25 किलोग्राम 25 kg मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे यह कीट शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4, कटुआ। यह भी कीट भयंकर होता है तथा यह मटमैले रंग का लार्वा या सूड़ी होती है। यह दिन में तो मिट्टी में छिपी रहती है, शांत रहती है, लेकिन रात को यह निकलकर पौधों की जड़ों को काट देती है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। तथा इसके उपचार के लिए भी आप खुद के यानी जो ग्रास होपर है, इसका उपचार जो हमने बताया है उसके अनुसार इसका उपचार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मक्का की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो रोमिल आसिता बोल लो या फिर रोमिल फफूंदी बोल दो, डाउनी मिल्ड्यू, यह भी बहुत ही भयंकर रोग है। इसमें जो क्लोरोफिल होता है, इसका ह्रास होने से पत्तियों पर धारियाँ पड़ जाती हैं तथा प्रभावित हिस्से जो होते हैं इसके पत्ती के, तो उसमें रुई जैसे रेशे नजर आने लगते हैं तथा पौधे छोटे रह जाते हैं और इसमें कई कई भुट्टे निकलते हैं। तथा इसके उपचार के लिए 0.25% इंडोफिल M45 की खड़ी फसल पर छिड़काव कर देने से यह रोग नष्ट हो जाता है। तथा बात करते हैं जीवाणु तथा विगलन रोग। विगलन रोग, स्टॉक रोट, यह भी बहुत ही भयंकर रोग है। इसके लगने से जो पत्तियों का निचला सिरा होता है वो मुलायम पड़ जाता है तथा सड़ जाता है और पौधे सूखने लगते हैं और पौधे से गंध आने लगती है। जो पौधे सूखे होते हैं उनसे बाद में पौधे गिर जाते हैं, निचले भाग पे मुलायम होकर ऐंठ जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं। रोग ग्रसित पौधों के संवहन फूल काले पड़ जाते हैं, तने में मज्जा छत विछत हो जाता है, तने के भीतर तथा बाहर काले धब्बे होते हैं तथा पौधे गिर जाते हैं। इसके उपचार के लिए भी खेत में जल निकास की उचित प्रबंध होना चाहिए, खादों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए तथा जो रोगरोधी किस्म जैसे गंगा 2 है इसका प्रयोग करना चाहिए। गंगा 2। नंबर 3, पत्तियों का झुलसा यानी लीफ ब्लाइट। यह भी एक भयंकर रोग है। इसमें अंडाकार लंबे लंबे भूरे रंग के धब्बे पत्ती के जो निचला सिरा होता है इसमें बन जाते हैं तथा कभी कभी पौधा सूख भी जाता है झुलसा के कारण और पौधे पर लाली छाई रहती है तथा भूरे रंग के समानांतर धरियाँ बन जाती हैं, जिसमें 25 से 40 सेंटीमीटर के गोलाकार धब्बे बन जाते हैं। और इसके लिए भी रोगरोधी किस्म अपनानी चाहिए तथा इंडोफिल M45 का 0.3% छिड़काव कर देना चाहिए लक्षण दिखते ही। अब बात करते हैं हम बीज सड़न तथा पौध का झुलसा। यह भी बहुत ही भयंकर रोग है। इसके प्रकोप से बीज सड़ने लगते हैं तथा अंकुरण कम होता है और पौध जो है सूखने लगती है। इसके उपचार के लिए थायराम या कैप्टाम से बीज को उपचारित करना चाहिए 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम की दर से, तब जाके यह रोग नष्ट होता है। यील्ड यानी उपज, अगर आपने संकर वैरायटीज़ लगाई हैं तो 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होगी और अगर आपने देसी प्रजाति का उपयोग किया है 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होगी और हरा चारा वाली जो किस्में लगाई हैं तो उससे 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होगा। तो इसी के साथ ही करते हैं वीडियो का समापन। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेज दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।